तो आप अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आरओ आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर बताओ मुझे। मेरा मकसद यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद ये भी है कि आपको सब चीजें खुद से सॉल्व करने आए। तो सबसे पहले मर्डर वाली साइड कौन सी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मर्डर कौन से साइड का हो गया है, मर्डर। दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट 1.1 मैंने कंप्लीट करा दिया। प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देखने के बाद पूरे के पूरे एक वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 मिल जाएगा। देन इसके बाद मैंने 3 थियरम्स कंप्लीट करा है। देन बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। याद से तीनों थियरम्स को देखने के बाद इस प्रैक्टिस सेट पे आपको आना है, तो आपको बहुत अच्छे से सभी चीजों को समझ लोगे। अब देखो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब 1.2 प्रैक्टिस सेट में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस पूरे वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रैक्टिस सेट एक वीडियो, भले वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। मतलब यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और उसके लाइन सेगमेंट्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई इन विच फिगर द रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये रे पीएम दिख रहा है, यहाँ पे भी अगर आप दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे भी रे पीएम दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी रे पीएम दिख रहा है। तो इसमें से ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसके अंदर रे जो पीएम है वो उस एंगल का बाइसेक्टर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखना होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। देखो ये अपना ट्राइंगल है और सपोज ये अपना बाइसेक्टर है, और मैं यहां पे नेमिंग ले रहा हूं ए, बी, सी और डी। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मर्डर वाली साइड कौन सी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मर्डर कौन से साइड का हो गया है। मर्डर मतलब क्या होता है कि देखो ऐसे कट कौन सा साइड हुआ है, आप देखोगे तो बीसी वाले साइड का हुआ है। तो सबसे पहले उसको रेशियो फॉर्म में ले लो। उसको रेशियो फॉर्म में लोगे तो क्या आएगा, बीडी अपॉन दोस्तों क्या आएगा, डीसी आएगा। और अगर आप देखोगे दूसरा कौन सा है, अगर ये मर्डर वाली साइड है देन रिमेनिंग साइड का नाम क्या है, एबी। अगर आप मर्डर के इस साइड से आप मर्डर कर रहे हो, लेग पीस का ये वाला पार्ट, देन लेग पीस का ये वाला पार्ट ले रहे हो, तो दोस्तों आपको ये और ये लेना है। मतलब यहाँ पे आपको ए बी लेना है दोस्तों, और ए बी के साथ दोस्तों क्या लेना है, आपको ए सी लेना है। अगर ये दोनों का आप जब आंसर निकालते हो, अगर ये दोनों के आंसर दोस्तों सेम आ गया, सपोज इसका आंसर और इसका आंसर, अगर ये पार्लेजी और ये भी पार्लेजी आ गया, तो समझ जाना कि ये जो रे है वो उसका क्या है, बाइसेक्टर है उस एंगल का। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सम सॉल्व होगा। थोड़ा सा मार्कर का साइज कम कर देता हूं। हाँ, अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर, अब आपको क्वेश्चन ऑलरेडी समझ में आ गया है, तो मैं इस क्वेश्चन में बस इस वाले पार्ट को मैं लेने वाला हूं, इस वाले पार्ट को। तो अब देखो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, और मुझे पता करना है कि ये जो पीएम है ये इसका बाइसेक्टर है कि नहीं। तो आपको पता है मर्डर वाली साइड कौन सी, ये अपॉन ये, देन रिमेनिंग साइड आपको लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन बहुत इजी है दोस्तों। कंसीडर, पहले आप क्या लोगे दोस्तों, क्यू एम अपॉन क्या लोगे दोस्तों, एम आर। अब क्यू एम अपॉन एम आर का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे कितना है, 3.5। बहुत आराम से देखो, और यहाँ पे कितना है, 1.5। अब या तो आपके पास है कि आप डायरेक्ट भी सॉल्व करो, पर मेरे हिसाब से आपको पॉइंट हटाने आना चाहिए। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पॉइंट हटाना है तो आप किस तरह से हटाओगे, देखो ये 3.5, ये 1.5, ऊपर नीचे दोस्तों आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसलिए ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर वही पॉइंट के बाद 2 नंबर होता तो ऊपर नीचे अपन 100 से मल्टीप्लाई करते। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35, और इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं सिस्टमैटिक तरीके से, अगर मैं इसे, क्योंकि देखो पॉइंट ये 0 लेके गायब हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ये 0 लेके गायब, तो यहाँ पे डायरेक्ट 35 आएगा और यहाँ पे डायरेक्ट 15 आएगा। अब अगर देखो तो ये दोनों किसके टेबल में जा रहे हैं दोस्तों, तो दोनों के दोनों 5 के टेबल में जा रहे हैं। 5 3 जा एंड देन 5 7 जा। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 7/3। तो ये हमारा फर्स्ट आया। अब अगर सपोज मैंने इसको फर्स्ट पार्ट दे दिया, अब सेकेंड पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते टाइम मैंने आपको बोला था मर्डर वाला साइड हो गया। अब मर्डर वाले साइड का आपने शुरुआत यहां से किया था, तो आपको नीचे भी यहां से ऐसे जाना है। अगर आप यहां से ऐसे आओगे तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या लेना है दोस्तों, क्यूपी अपॉन, थोड़ा पी अच्छे से बना दूं यार, क्यूपी, और यहां पे आपको क्या लेना है दोस्तों, आरपी। यहां पे क्या लेना है दोस्तों, आरपी।
यस, व्हाट इज क्यूपी? अगर आप देखोगे तो क्यूपी का वैल्यू भी कितना है दोस्तों 7 है और इसका वैल्यू कितना है 3 है। अब तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई ये मत बोल देना सर ये 7 1 जा 7 और ये 3 1 जा 3, ऐसा नहीं होता। ऊपर नीचे सेम टेबल में, जैसे ऊपर नीचे मैंने वहां 5 के टेबल में किया। तो फाइनली दोस्तों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो क्यू एम है और यहाँ पे जो एम आर है उसका आंसर क्यू पी और आर पी को सेम है। ये मुझे कहाँ से पता चला? ज्योमेट्री में रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड से पता चला। और फाइनली मैं इसलिए बोल सकता हूँ, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मैं बोल सकता हूँ कि रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल का नाम क्या है दोस्तों? ये तो क्या नाम है? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। अब यहाँ पे जो लोग मैथ्स के अंदर 98 99 मार्क्स तक पहुंचेंगे, मतलब 40 मार्क्स का अगर आपका ज्योमेट्री है, 40 मार्क्स का अलजेब्रा है, तो अगर सपोज आप 40 में से 39 के आसपास अगर पहुंच रहे तो यहाँ पे अगर आपने एक रीजन गलत डाला तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर मैं पैरेलल प्रूफ करता हूं तो वहां पे बीपीटी नहीं आएगा। पैरेलल अगर मैं प्रूफ करूंगा, लाइन को पैरेलल प्रूफ करूंगा तो वहां कन्वर्स आएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वैसे यहाँ पे मैं एंगल बाइसेक्टर मुझे गिवन में नहीं दिया है, एंगल बाइसेक्टर दोस्तों मैंने लास्ट में प्रूफ किया है। कभी भी याद रखना, एंगल बाइसेक्टर अगर आप लास्ट में प्रूफ कर रहे हो तो आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो याद रखना, ये नोट डाउन कर लेना, बाय कन्वर्स। और ये रीजन सब चीज, भले ये रीजन नहीं चेक करेंगे पर ये रीजन एग्जामिनर तुरंत चेक करेगा, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पेपर प्रेजेंटेशन इस तरह से मस्त होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर इसको सिस्टमैटिक देखिए। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से ना वीडियो को थोड़ा सा रोक के खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो को देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मर्डर वाला साइड कौन सा है? आर एम और एम क्यू। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या आएगा दोस्तों? आर एम अपॉन एम क्यू। यस, व्हाट इज आर एम कितना है दोस्तों? आर एम का अगर मैं वैल्यू देखूंगा 6 है और एम क्यू का वैल्यू कितना है? 8 है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 8। क्या सर 6 और 8 किसी के टेबल में आता है? आता है भाई, किसके टेबल में आता है? ये 2 के टेबल में आता है। तो ये अगर मैं देखूं तो 2 के टेबल में ये कितने टाइम में आता है? 6 2 के टेबल में 3 टाइम में, और ये कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और अगर मैं फाइनली अगर मैं दूसरा लूं यहाँ पे, अब मैं वो वाला साइड लेने के बाद मेरे को नीचे वाला लेना है, तो यहाँ पे आरपी आएगा, आरपी अपॉन, अब बताओ मुझे आरपी के साथ क्या आएगा दोस्तों? वेरी गुड, पी क्यू आएगा। क्या बात है, तो यहाँ पे पी क्यू आएगा। तो आरपी और पी क्यू आएगा, तो आरपी का वैल्यू कितना है दोस्तों? 7 है और पी क्यू का 10 है। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये और रिड्यूस हो सकते हैं? नहीं नहीं सर, रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आते। और इससे ये पता चल रहा है दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखो आर एम लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? एम क्यू, और यहाँ पे मैं दोस्तों लिख रहा हूँ आरपी और यहाँ पे पी क्यू। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं सर, नहीं सही है, क्योंकि दोनों के वैल्यूज अलग अलग है ना। मर्डर कर दो, तुरंत कट कर दो और डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर द पीएम रे पीएम इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। डायरेक्ट ये लाइन नीचे लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब भाई लास्ट क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन हमें भी दे दो, आपको सॉल्व करना है तो खुद से आप सॉल्व करो, पर मेरी अदालत में सभी फैसले मैं खुद लेता हूं। मतलब यहां पे ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं ही, अगर आपको आता होगा तो आप, मतलब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं तो उस हिसाब से आपको आना ही चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हो मेरे साथ। अब बताओ, आप जो मैं आपको पूछते जा रहा हूं अगर वो भी आप बता दे रहे हो बहुत बड़ी बात है। आप कौन सा साइड लोगे? जो मर्डर हुआ है, मर्डर साइड तुरंत समझ में आ रहा है, ये अपॉन ये। मतलब आप यहाँ पे क्या लोगे दोस्तों? क्यू एम अपॉन क्या लोगे दोस्तों? क्यू एम अपॉन क्या लोगे? एम आर। अब आपने क्यू एम अपॉन एम आर लिया, तो वैल्यू ऑफ क्यू एम कितना है दोस्तों? 3.6 है। द वैल्यू ऑफ एम आर कितना है दोस्तों? 4 है। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों ये 3.6 है और ये 4 है,
ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सर हमें पॉइंट हटाना है। अब देखो जिनको बिना पॉइंट हटाए भी सम सॉल्व करने आता है, डायरेक्ट डिवाइड करने आता है, उनको अच्छी बात है, पर ये मैं नॉर्मल स्टूडेंट को, मेरे दिमाग में हमेशा एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, इसलिए मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, एक जीरो गायब, तो ये डायरेक्ट 36 हो जाएगा। और भाई नीचे कोई पॉइंट नहीं है तो नीचे का 10 गायब नहीं होगा, तो यहाँ पे नीचे 4 इंटू 10 ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 9 जा 36, तो फाइनली इसका आंसर क्या है 9/10। ऊपर 9 बचा है, नीचे क्या बचा है दोस्तों 10 बचा है, यहाँ पे देखो ना 10 बच गया है। अब फाइनली अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूँ तो दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा पार्ट लो, क्वेश्चन नहीं। तो अब देखो मैंने यहाँ पे QM/MR लिया ना, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा दोस्तों QP, क्या लेना होगा QP अपॉन नीचे क्या है दोस्तों RP। अब अगर आप QP का वैल्यू देखोगे दोस्तों कितना है 9 है, RP का कितना है 10 है। और अगर आप ये दोनों को देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली अगर आप देखोगे तो QM जो है वो किसको इक्वल हो गया MR को, QM और MR जो है वो किसको इक्वल हो गया QP और RP को। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इससे ये पता चल रहा है कि अपना जो PM है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और अगर वो बाइसेक्टर नहीं है तो वहां पे मत लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। चलो आगे। अब देखो 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का साइज छोटा कर देते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे PM का वैल्यू दिया है, PM मतलब ये हमें दिया हुआ है 15 दोस्तों। डायग्राम आपको बनाना है फिर से। PQ का वैल्यू कितना है दोस्तों, PQ मतलब ये अपने को पूरा PQ दिया है, कितना दिया है दोस्तों 25। और साथ में हमें PR का वैल्यू दिया है दोस्तों, PR का वैल्यू, PR मतलब ये पूरा प्यार का वैल्यू दिया हुआ है अपने को। प्यार का वैल्यू कितना है 20 है, प्रदीप एंड राहुल। एंड NR का वैल्यू कितना है दोस्तों, NR का वैल्यू कितना है 8। एक बार क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। PM परफेक्ट है, PQ परफेक्ट है, PR परफेक्ट है, NR परफेक्ट है। अब देखो मैंने किस तरह से अपने एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर किया था, कैसे मैंने अच्छे मार्क्स लाए थे। रीजन यही था, मैं हमेशा, मुझे अच्छे मार्क्स मिलने का रीजन यही कि मैं चीज़ों को क्रॉस चेक बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मैं ऐसे में मेरे एग्जाम में भी कभी भी मैं क्वेश्चन पेपर से जब मैं लिखता था, क्वेश्चंस को लिखता था, तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता था। ज़्यादा नहीं, 5 सेकेंड्स और लगेंगे, पर उससे एक बेनिफिट क्या हो जाएगा, मैंने सब सही लिखा है। स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, पूछ रहे। स्टेट मतलब पूछ रहे, वहां पे सो दैट बोला होता मतलब कंफर्म है, पर पूछ रहे क्या ये वाली लाइन इसको पैरेलल है। अब यहाँ पे आपको BPT कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। BPT कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है दोस्तों, ये वाली लाइन इसको पैरेलल कब रहेगी, जब देखो यहाँ पे ABCD है, यहाँ PQ है, ये वाली लाइन इसको पैरेलल कब रहेगी, जब दोस्तों ये अपॉन ये मतलब AB अपॉन BP, और वहां पे क्या है दोस्तों ये अपॉन ये, और AC अपॉन CQ, ये दोनों का जो आंसर है अगर सेम आएगा, जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर में मर्डर साइड लिया था, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, अगर दोनों के आंसर सेम आए मतलब समझ जाना कि आपका जो लाइन है वो पैरेलल है। और रीजन, अगर आप लाइन को पैरेलल प्रूफ कर रहे हो तो आपका आएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों ये वाला वैल्यू नहीं पता है अपने को, और ये वाला भी नहीं पता, क्योंकि ये अपॉन ये अपने को चाहिए और ये अपॉन ये चाहिए, पर बहुत बड़ा टेंशन भी नहीं है। अगर ये 25 ये 15 है, इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, यस 10 आएगा। ये अगर 20 है, ये 8 है, इसमें से माइनस करो, ये आ जाएगा आपको 12। बट आप ऐसे आ जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको उसको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना होगा। तो देखो मुझे सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, PN। तो आपके पास ऐसा भी रास्ता है, आप देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ PN विच इज इक्वल टू, PN कैसे मिलेगा, इस ये पूरे बड़े वाले का नाम क्या है दोस्तों, PR है, PR है। PR में से किसको माइनस करोगे, जिसका वैल्यू पता है NR का, किसका वैल्यू पता है NR का। या तो ऐसे भी आप, ये डायरेक्ट है, या तो आप पहले पूरे को प्लस करो इक्वल टू PR लिखो तो भी सॉल्व कर सकते हो, पर ऐसे डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे एक रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि ये तीनों कोलिनियर है, P डैश N डैश R। अगर आप ये रीजन नहीं लिखते हो तो आपका मार्क्स कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखो PR का वैल्यू कितना है दोस्तों 20 है,
देन अगर आप एनआर का अगर वैल्यू देखोगे दोस्तों 8 है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 12। हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर है क्या, मैं हर चीजें, एक टॉपर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सब चीजें मैं बताते जाऊंगा। लाइट नहीं है, इतना पसीना हो रहा है, फिर भी लेक्चर बनाना मतलब लेक्चर बनाना है। लाइट है पर एसी जो है वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा है, मालूम नहीं क्यों। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पीएन है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्वेश्चन में नहीं है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे यूनिट्स दे देना है, ये याद रखना है, और इसको ऐसा एक बॉक्स बना देना है। अब इसको आपने बॉक्स बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट आपको दोस्तों किसका वैल्यू निकालना है, एमक्यू का। अब जब आप एमक्यू का वैल्यू निकालोगे तो एमक्यू विच इज इक्वल टू, यस बड़े वाले का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू है, उसमें से आप किसको माइनस कर दो, पीएम को। तो बड़े वाले का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू, माइनस क्या आएगा दोस्तों, पीएम। यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, पी डैश एम डैश क्यू। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर बात करोगे तो व्हाट इज पी क्यू, अगर बड़ा वाला देखो, ये देखो पी क्यू 25 है, तो ये पी क्यू कितना है, 25 है। माइनस अगर आप पीएम की बात करोगे तो पीएम कितना है दोस्तों, 15 है। तो फाइनली अगर मैं 25 में से अगर मैं 15 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आता है, 10 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना मत भूलना। तो एम क्यू, अब एम क्यू का आंसर आ चुका है, अब एम क्यू का आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, वही रूल, ये अपॉन ये अपॉन ये, बस लेके आप सम को सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टेटमेंट नंबर 4, यहाँ पे ले रहा हूँ 4। क्या अपॉन क्या लोगे दोस्तों, पी एन अपॉन एन आर। देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पी एन अपॉन एन आर। यस व्हाट इज पी एन कितना है दोस्तों, पी एन कितना है, 12 है। एन आर कितना है दोस्तों, 8 है। तो फाइनली अगर मैं करूँ तो ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 जा एंड 4 2 जा। क्या बात है सर। देन इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप में, अब इस साइड का हो गया, अब उस साइड का, उस साइड क्या है दोस्तों, पी एम अपॉन एम क्यू है, पी एम अपॉन एम क्यू। यस व्हाट इज पी एम कितना है दोस्तों, 15 है। और वैल्यू ऑफ एम क्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ एम क्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एम क्यू हमने निकाला है कितना है, 10 है। अब ये दोनों दोस्तों फिर से कौन से टेबल में जाएंगे, 4 के टेबल में जाएंगे। बोलोगे सर 10 तो 2 के टेबल में जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों के दोनों कौन से टेबल में जा रहे हैं, दोनों के दोनों 5 के टेबल में जा रहे हैं। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब अगर दोनों को ध्यान से देखोगे, प्यार से अगर देखोगे तो एक चीज दिखाई दे रहा है, दोनों के आंसर सेम है। देखो 3/2 3/2। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पी एन अपॉन एन आर विच इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। और अगर दोनों के आंसर सेम है, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम, कहाँ से देखा भाई, 4th से और 5th से। अगर दोनों के आंसर सेम है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ देयरफॉर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू बाय कन्वर्स ऑफ बी डॉट पी डॉट टी बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद रखना, अगर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दूं। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो बाइसेक्टर एक वर्ड लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा बाइसेक्टर वर्ड। एक ये इसका हिंट है, दूसरा हिंट यहाँ पे या तो आपको ऐसा सिंबल दिया होगा, या तो ऐसा सिंबल दिया होगा, सर्कल सर्कल दिया होगा, या तो क्रॉस करके दिया होगा। तो तुरंत समझ जाना कि ये बाइसेक्टर का क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन में कुछ फाइंड आउट करने बोला है, जैसे यहाँ पे बोला है क्यूपी फाइंड आउट करना है, मतलब कि बाइसेक्टर आपको पहले से दिया हुआ है, आपको कोई भी बाइसेक्टर यहाँ पे दोस्तों प्रूफ नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइसेक्टर प्रूफ करते चले जाएंगे तो सम रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस में ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, MNP। अब याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना, आप चाहते हो कि नहीं मुझे मैथ्स के अंदर 100 मार्क्स आने चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्योमेट्री में 40 आउट ऑफ 40 लाना होगा। तो उसके लिए आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखना होगा। तो बहुत सारे लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, और पर यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपको नहीं अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये लिखना बहुत जरूरी है
तो जैसे हम बीपीटी में पहले पैरेलल लिखते हैं वैसे यहां पे क्या आएगा, एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, थोड़ा सा मैं इसको इधर ले लेता हूं, ऑफ एंगल, एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का नाम देखो यहाँ पे एन दिया है पर मैं पूरा लिख रहा हूं एम एन पी, मैं क्या लिख रहा हूं, ऑफ एंगल एम एन पी। और दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, गिवन, रीजन क्या आएगा, गिवन। अब ये आपने लिख दिया। देन पॉइंट नंबर सेकेंड, अब पॉइंट नंबर सेकेंड आप डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर दो, देन आपका आंसर आना लगभग सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप मर्डर कौन से साइड का हुआ है, ये वाले, तो एम क्यू अपॉन क्यू पी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एम क्यू अपॉन, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, क्यू पी, इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, अगर यहाँ एम क्यू अपॉन क्यू पी लोगे तो वहां क्या लिखोगे, एम एन अपॉन पी एन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एम एन अपॉन पी एन। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप पहले तो दो ही लेते थे भाई, वहां पे हमें जो बाइसेक्टर प्रूफ करना था, यहाँ पे बाइसेक्टर ऑलरेडी दिया है, जब बाइसेक्टर दिया होगा तो दोनों रेशियो को इक्वल ले लो, और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोई भी इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश नहीं करेगा, ये अदालत में आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट, जो भी आप समझना चाहते हो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन है, स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे आपको एबीटी नहीं लिखना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर थर्ड, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो ये 1 2 3 जो मैं लिख रहा हूँ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैंने वहाँ पे एम क्यू अपॉन क्यू पी और एम एन अपॉन पी एन लिखा है, जस्ट एम क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों 2.5, देन क्यूपी का अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो क्यूपी वैसे ही है, देन अगर मैं बात करूँ एम एन की तो एम एन का जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, 5 है, और अगर मैं पीएन की बात करूं तो पीएन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7 है। सब कुछ वहां से मैंने देख के लिख दिया। अब लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, गिवन यहाँ पे लिख सकते हो या स्टेट में कहाँ से लिखा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पे दोस्तों 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूपी। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो यहाँ पे जो मुझे फाइंड आउट करना है उसको सिंगल कर दो, मुझे क्यूपी फाइंड आउट करना है वो सिंगल हो गया, और यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पे 5 नीचे हो जाएगा, ये देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड आएगा। अब इसके बाद वाला स्टेप दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट नंबर 6। अब यहाँ पे पॉइंट आप चाहो तो डायरेक्ट सम सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को पता है, देखो 2.5 1 जा 2.5, इसका ये डबल होता है और बाद में इसको 2 से डिवाइड करोगे डायरेक्ट आंसर 3.5 आएगा। बट मेरा मकसद ये है कि जिसको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है, पर मैं यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट के लिए आया हूँ। तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेंगे, कभी भी पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट को हटाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसे इसका डबल हुआ, तो आप पॉइंट दिखाई दिया, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, एंड यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, क्यूपी। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट है और ये जो 10 है गायब हो जाएगा। अब कहाँ गायब हुआ मुझे भी नहीं पता है, 25 और 7 वो दोनों भाग गए पॉइंट और ये। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा, क्यूपी। देन फाइनली नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 5 जा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ऊपर क्या बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 7 और नीचे क्या बचा 10 विच इज इक्वल टू क्यूपी। चलो फटाफट मुझे बताओ कि इसमें से कौन किसके टेबल में आता है। यस सर, ये 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10। और अगर मैं 2 को अगर 7 से अब डिवाइड कर दूं, चलो मैं डिवाइड भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि मेरा मकसद है कि हर एक बच्चे को सब चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा यहाँ पे क्या है 6, ये 1 आया। अब यहाँ पे एक 0 मैं लूंगा, यहाँ पे पॉइंट दूंगा, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 2 5 जा कितना होता है दोस्तों 10। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है दोस्तों 3.5। तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ क्यूपी विच इज इक्वल टू 3.5। यस, सेंटीमीटर नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट्स। तो इस तरह से कोई भी अगर एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस आए तो उसे आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास इसके बाद वाला क्वेश्चन है, पर मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन है ना वो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं। अब मैं पहले 6 वाला सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी इस टाइप के सेम सम है तो आपके माइंड में इस टाइप के सम का प्रैक्टिस हो जाएगा। देन इसके बाद जब बचे हुए सम इस एक्सरसाइज के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। अब देखो मैं इससे पहले सॉल्व कर रहा हूँ, आपको पहला रूल पता है, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। मेरा मकसद यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद ये भी है कि आपको सब चीजें खुद से सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्राइंगल का नाम लिख दिया, इन ट्राइंगल।
ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, MNP। क्या बात है, सेम ट्राइंगल। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से देखूँ तो NQ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ से निकला मर्डर हुआ इस साइड का, तो NQ। तो यहाँ पे देखो NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ऑफ ऐसे आ गया, ऑफ एंगल MNP। MNP हमेशा ये बीच में आना चाहिए। अब यहां से भी लिख सकते हो, ये हो गया, ये आपका क्या है दोस्तों, गिवन। अब ये गिवन हो गया। अब एसी थोड़ा थोड़ा कूल कर रहा है, क्योंकि दोपहर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टेम्परेचर बाहर का बहुत ज्यादा, तो एसी 16 पे चल रहा है पर काम नहीं कर रहा है। लाइट बार बार आ रहा है, तीसरी बार मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बार बार लाइट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अगर ये बाइसेक्टर है तो आपको पता है इसका MQ अपॉन क्या लिखोगे, MQ अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, QP। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर ये MQ अपॉन QP है तो यहाँ पे क्या आएगा MN, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों MN अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों NP। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब देखो नेक्स्ट स्टेप सेम है, इसलिए मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालने के लिए क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यस, MQ का वैल्यू कितना है दोस्तों, 14 है। जस्ट QP का वैल्यू कितना है अपने को फाइंड आउट करना है दोस्तों। देन द वैल्यू ऑफ MN कितना है दोस्तों, 25 है। एंड द वैल्यू ऑफ NP कितना है दोस्तों, 40 है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो इसके पहले आपने किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड देन 25 मल्टीप्लाई बाय QP। अब अगर फाइनली अगर आप देखोगे, देखो मैंने ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको पता है। अब देखो जिसको बेसिक मैथ्स आएगा उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, उसको रूल समझ में आ गया है, 40 और यहाँ पे ये 25 आ गया और यहाँ पे ये QP। अब आपको पता है कि ये दोनों में 5 जा और 8 जा 5 के टेबल में आते हैं। 5 8 जा आरो कितना होता है बताओ तो जल्दी से, 5 8 जा कितना, हाँ 40 और 5 5 जा 25। अब फाइनली अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में देखूं तो ऊपर 14 है और 8 है और नीचे क्या है दोस्तों 5 है और यहाँ पे क्या है QP है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे तो 14 का टेबल आता नहीं है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं। टेंशन मत लो, आपको अगर 14 का टेबल नहीं आता है तो आपको 14 मल्टीप्लाई 8 तो आता होगा ना, आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये मेरे लेक्चर की खूबी ये है कि आपको यहाँ सब मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा। अब देखो 8 4 जा कितना होगा 32, 2 और 3 कैरी, 8 1 जा कितना होगा 8 और 3 अगर मैं प्लस करूँ तो 9 10 11। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, अगर जिसको 14 8 जा नहीं आ रहा है तो उसको पता चल गया कि यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये 5 से कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था। 112 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू QP। अब दोस्तों मुझे QP का फाइनली आंसर निकालना है। अब करना होगा डिवाइड, 5 से करना होगा आपको डिवाइड और आपको आंसर निकालना है। और यहाँ पे हमारे क्रम जो छोटे क्रम है उनके अंदर बहुत मस्ती आ गई है और वो कभी भी उनकी धुलाई हो सकती है, वो बाहर से मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे 112 है और आपको क्या करना है दोस्तों, इससे डिवाइड करना है और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा 10। अब यहाँ पे 1 आया और यहाँ 0 तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब देखो 5 2 जा फिर से क्या आएगा दोस्तों 10 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ। 5 4 जा कितना होगा दोस्तों 20। तो फाइनली आंसर हमारा है 22.4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 22.4 यूनिट्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन पीछे की तरह सेम था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन को पहचाने कैसे हम, तो ये क्वेश्चन को पहचाना आपने कैसे। बहुत सारे लोग ने उस टाइम पे ध्यान से सुना होगा, तो भाई यहाँ पे देखो मैंने बोला था या तो ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। फिगर में जो इन्फॉर्मेशन है तो उससे ये मुझे समझ में आई, ये एंगल बाइसेक्टर का सम है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद और भी क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, 6 के बाद 7 वाला अलग क्वेश्चन है, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले ये देखो, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ये सिस्टमैटिक नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको नॉर्मली सॉल्व करके दे रहा हूँ कि हो सकता है किसी को कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। आप पूरा सिस्टम से सॉल्व करना। आ रहा हूँ,
देन यहाँ पे आपने लिखा कि एम टी इज द बाइसेक्टर, तो आप कैसे लिखोगे एल टी अपॉन टी एन। और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे एल टी अपॉन टी एन लिखा आपने, यहाँ पे क्या लिखा एम एल अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों एम एन। अब यहाँ पे देखो एम टी अपॉन टी एन और यहाँ पे एम एल अपॉन एम एन, या तो एल एम अपॉन एन एम लिख सकते थे। अब बाय एंगल बाइसेक्टर वो सब आप सिस्टम से लिखना, बस मैं सॉल्व करके आपको दे दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एल टी है, टी एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 है, एम एल का वैल्यू कितना है दोस्तों 6 है, और इसका वैल्यू कितना है दोस्तों 10 है। तो फाइनली मैंने सभी वैल्यूज लिख दिए। देखो एम एल का वैल्यू मैंने सिस्टमेटिक लिखा कि नहीं, एक बार चेक कर ले रहा हूँ। एम एल एम एल एम एल एम एल, हाँ एल एम 6 है, परफेक्ट है। एम एन कितना है 10 है, टी एन कितना है 8 है। हाँ अब आपको पता है यार, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एल टी मल्टीप्लाई बाई 10 और 6 मल्टीप्लाई बाई 8। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा एल टी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 10। अब इसको आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एल टी विच इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 2 5 जा, या तो आप 6 वाले से भी कर सकते थे। तो फाइनली अगर आप ऊपर देखोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे क्या आ रहा है दोस्तों 5। तो आप अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आर आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा कितना होता है, हाँ देख लिया आपने, फिर मुझे बोल दिया। अब यहाँ पे 24 को आपको 5 से डिवाइड करना है, ये भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 4 जा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20। अब यहाँ पे 4 है तो फाइनली यहाँ पे एक 0 लूंगा, यहाँ पॉइंट दूंगा, और 5 8 जा 40। तो फाइनली इसका आंसर कितना आया दोस्तों, द वैल्यू ऑफ एल टी हमारा कितना आया 4.8 सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा यूनिट्स। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट मतलब इसके अंदर मैंने क्या नहीं लिखा पता है, स्टार्टिंग का स्टेप नहीं लिखा, तो वो बस आपको लिख लेना। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि अब बोर्ड एग्जाम में आप इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को उस दिन मत सॉल्व करके जाना, पर अभी तो करना बहुत जरूरी है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे बीडी है, बाइसेक्टर है, और हमें समथिंग वैल्यूज दिया है। बाइसेक्टर वर्ड से मुझे पता चल गया कि ये एंगल बाइसेक्टर से सम सॉल्व करना है, या तो यहाँ पे ये मेथड से मुझे समझ में आ गया कि एंगल बाइसेक्टर से ये सम सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ, सेम वही इन ट्राइंगल का नाम क्या है ABC है, ट्राइंगल का नाम ABC लिखा। देन वही डायलॉग पहला वाला सेम कि BD इज द बाइसेक्टर, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा कि BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल का नाम क्या है दोस्तों ABC। BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ये भी गिवन हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अगर ये हमारा बाइसेक्टर है तो आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे मर्डर कौन से साइड का हो रहा है, AD अपॉन DC, तो यहाँ पे क्या आएगा AC वाले साइड में AD अपॉन DC इक्वल टू इस साइड में क्या आएगा दोस्तों AB अपॉन BC, तो यहाँ पे क्या आएगा AB और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों BC। तो AD अपॉन DC AB अपॉन BC, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या आएगा, स्टेटमेंट नंबर 3, यस AD कितना है दोस्तों x-2, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ DC कितना है दोस्तों x+2, क्या बात है। द वैल्यू ऑफ AB क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ AB क्या है x है। एंड दोस्तों इसके बाद BC का अगर आप वैल्यू देखोगे तो कितना है x+5। अब कोई भी ये मत सोचना कि सर अभी तक तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता था, अब यहाँ पे एक्स वैक्स आया तो बहुत डर लगता है, डर तो लगता है, पर आपके सर बहुत इजी तरीके से आपको ये चीजें सॉल्व करवा देंगे और बहुत मजा भी आएगा आपको। देखो हमने छोटी क्लास में इसका मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी सीखा है। देखो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करो, अब यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे x+5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को मुझे ब्रैकेट फॉर्म में लेना होगा। अब दोनों का देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जैसे मैंने पीछे किया था। अब देखो ये दोनों को, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या x+2 है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन सिस्टमैटिक तरीके से आना चाहिए। अब नेक्स्ट में मल्टीप्लिकेशन भी आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, पहले x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स, प्लस करने पे 2x होता है, मल्टीप्लाई करने पे x² होता है, याद रखना। देन इसके बाद ये x फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब x इंटू 5 क्या होगा दोस्तों, 5x होगा।
अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे प्लस लू की माइनस, आपने मल्टीप्लाई किसको किया, एक्स और फाइव, एक्स का साइन क्या था प्लस, जो दो को आप मल्टीप्लाई करोगे वो दोनों के साइन को देखना है, इसका प्लस इसका भी क्या प्लस, प्लस प्लस प्लस, क्या बात है, आज तो मजा आने वाला है। देन इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों 2x, और आपको क्या करना है यहाँ पे साइन देखना है, यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यस वेरी गुड। देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 का कितना होगा 10, अब यहाँ पे देखो मैंने 10 लिखा, और अगर आप यहाँ पे सिंबल देखोगे माइनस प्लस माइनस, क्या बात है, तो यहाँ पे आपने सिस्टमेटिक सभी चीज़ों को लिख दिया, और देन इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 2 2x। एक बार क्रॉस चेक हमेशा कर लिया करोगे जो तुमने मल्टीप्लाई किया है परफेक्ट किया है कि नहीं। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर परफेक्ट है, x इंटू 5 5x परफेक्ट है, 2 इंटू एक्स 2x परफेक्ट है, 2 इंटू 5 10 परफेक्ट है, x स्क्वायर 2x परफेक्ट। अब कभी भी इक्वल के इस साइड बीच में इक्वल है और यहाँ दोनों वैल्यूज है, अगर वो दोनों के दोनों वैल्यूज जो है सेम है तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इक्वल के यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे ये देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये इक्वल के यहाँ आएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, वहां प्लस है माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इसलिए इक्वल के वहां अगर सेम है तो भाई कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे माइनस 2x वहां पे प्लस 2x है, गलती से भी कैंसिल मत करना भाई, यहाँ माइनस है वहां प्लस है, क्योंकि ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों का कैलकुलेशन कर सकता हूँ क्योंकि इनके सरनेम सेम है, दिखाई दे रहा है, दोनों के सरनेम सेम है, सरनेम सेम होगा तो ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 कितना होगा 3, द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, और पीछे इनका भी सरनेम डाल दो, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसको भी वही सरनेम है। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -10 एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x, ये भी आपने लिखा। देन इसके बाद फाइनली नेक्स्ट स्टेप में ये 3x है, ये 2x यहाँ पे आएगा माइनस होगा, 10 वहाँ पे जाएगा प्लस होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो आंसर आएगा 3x माइनस 2x विच इज इक्वल टू x, 1x मतलब x होगा, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 10। द वैल्यू ऑफ x हमें लास्ट में यही बोला है, द फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ x हमने निकाल दिया, इसका आंसर कितना है 10, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कराया था, 3 के बाद मैं डायरेक्ट 6 पे आ गया था। अब एंगल बाइसेक्टर के जितने क्वेश्चन है मैंने कवर करा दिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उससे कंप्लीट कर देते हैं। अब कभी भी आप भी जब पढ़ना ना तो इसी तरीके से पढ़ना, तो ये पढ़ने का तरीका होता है, कभी भी एक मेथड के क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करो जिससे कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर्स गिवन दिया है, और हमें ये प्रूफ करना है। हमें प्रूफ देखो क्या करना है, ध्यान से देख लेना, AP अपॉन PB और यहाँ पे AQ अपॉन QC। अब देखो ये प्रूफ करना है, ये अपॉन ये अपॉन ये, मतलब ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। अब लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक हमें गिवन डेटा दिख रहा है, ये 60 है, ये भी 60 है, और आपने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फ्लोर टू फ्लोर जो एंगल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम, जैसे एक सेकेंड फ्लोर पे एक फर्स्ट फ्लोर पे जो एंगल्स होता है उसे हम बोलते हैं एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हैं उसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसे हम क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, आपने पढ़ा होगा ना, जेड इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो ये अगर फ्लोर टू फ्लोर है तो उससे करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ये दोनों एंगल हैं सेम है तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मतलब ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अगर लाइन पैरेलल हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि हमारा लाइन अगर पैरेलल है तो बाय BPT में डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है ABC। अब अगर ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो एंगल APQ कॉन्ग्रेंट है, किसको कॉन्ग्रेंट है, एंगल APQ किसको कॉन्ग्रेंट है, PBC को, या तो आप ABC भी लिखना है तो लिखो, पर PBC लिख रहा हूं, PBC। यहां पे आप बोलोगे कॉन्ग्रेंट क्या है, क्योंकि ईच 60 डिग्री है। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, APQ कॉन्ग्रेंट टू PBC। देखो अगर दोनों 60 डिग्री है, अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है, जो PQ वाली जो लाइन है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, कौन से लाइन को, BC को। कभी भी अगर आपको अल्टरनेट एंगल का जोड़ी मिल जाए कॉन्ग्रेंट, या आपको करस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ी मिल जाए, या इंटीरियर का प्लस 180 मिल जाए, तो आप डायरेक्ट लाइन को पैरेलल बता सकते हो। तो यहाँ पे मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल का मिला, तो मतलब ये लाइन इसको क्या हो गया,
पैरेलल हो गया। अगर लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल हो गया, अब लाइन पैरेलल हो गया तो वहां रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अब मोस्टली बहुत सारे बुक्स में सब जगह पे रीजन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा होता है, पर रूल वाइज बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग लिखना चाहिए। पर यहाँ पे मैं भी बाय करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे टीचर्स रॉन्ग दे देते हैं। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हमारा लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब हमारा लाइन अगर पैरेलल हो गया तो मेरे पास पूरा परमिशन है। मैंने बोला था कि अगर आपका लाइन पैरेलल है तो आप डायरेक्ट बीपीटी अप्लाई करो, डायरेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं बीपीटी अप्लाई कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। बीपीटी आपको पता होगा ये अपॉन ये अपॉन ये, इसलिए आपको मेरा थ्योरम देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट एपी अपॉन, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, पीबी, और दूसरा यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, ए क्यू अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, क्यूसी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बी डॉट पी डॉट पी, और इसे आप लिख सकते हो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन प्रूफ पैरेलल थोड़ी ना प्रूफ किया है। जब मैं लाइन पैरेलल प्रूफ करता तो मैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखता, और यहाँ पे मैंने जब लाइन पैरेलल प्रूफ किया वही मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल का हेल्प लिया, इसलिए बाय करस्पॉन्डिंग लिखा। पर अगर इसके हेल्प से अगर मैं लाइन पैरेलल प्रूफ करता तो वहां पर मैं लिखता बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बस ये बहुत ईजी है, पहले आपने लाइन को पैरेलल प्रूफ कर दिया, लाइन जैसी पैरेलल हो गया तो ये अपॉन ये अपॉन ये, और फाइनली यही आपको देखो प्रूफ करना था, और आपका आंसर यहाँ पे आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5th। हाँ, इस टाइप का इस हमारे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने थ्योरम मैंने बोला कि एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया आपको, देन उसके बाद ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। देखो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रहे हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो ये सब क्वेश्चन पहचानने का तरीका है कि ये पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट से सम सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, यही। यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड ए बी जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, साइड पी क्यू को, और साइड पी क्यू जो है पैरेलल है किसको, साइड डी सी को। अगर कभी भी इस तरह से अगर तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, गिवन में दिया हुआ है, और ये लिखे बिना आप अगर ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका हाफ मार्क्स उड़ जाएगा। और अब यहाँ पे अगर ये लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो आपने मेरा अगर थ्योरम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लो। अगर लाइन, तीनों लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो ये अपॉन ये हम लिखते हैं, मतलब जैसे हम नॉर्मली बीपीटी में लिखते हैं तो वैसे, पर वहां पे ट्राइंगल होता है या ट्राइंगल नहीं है। तो एपी अपॉन क्या लिखेंगे, पीडी। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ एपी अपॉन पीडी इक्वल टू, उस साइड में क्या है दोस्तों, बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, बाय ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। और मैंने यहां पे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है, पर आगे चल के मैं डॉक्टर बन सकता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे फटाक से डॉक्टर लोग की तरह लिख दूंगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों थर्ड वाला, एपी जो है, एपी द वैल्यू ऑफ एपी कितना है दोस्तों, 15 है। द वैल्यू ऑफ पीडी कितना है दोस्तों, 12 है। द वैल्यू ऑफ बी क्यू कितना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। एंड देन वैल्यू ऑफ क्यू सी कितना है दोस्तों, 14 है। एक बार क्रॉस चेक, एपी 15, पीडी 12, बी क्यू फाइंड आउट करना, क्यू सी, हमने सभी वैल्यूज लिख दिए। नेक्स्ट है, बस वही है जैसे आप नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर में सॉल्व करते तो वही है, इसलिए आपको सम पहचानने आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो ये वाला इससे 15 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड देन बी क्यू मल्टीप्लाई बाय 12। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरा आंसर कैसे आएगा। नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई बाय 14 कोई नहीं करेगा, पहले 12 आप नीचे ले लो, फिर यहाँ बी क्यू, और आप एक देख रहे होंगे मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ देन मल्टीप्लाई करता हूँ। कुछ डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये दोनों एक टेबल में आता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 15 7 जा कितना होगा, जल्दी से आरो बोल दो, 15 का टेबल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 105 पक्का। तो आरो ने बोला है मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे तो टेबल नहीं आता है, आरो को टेबल आता है। तो आरो ने जो बोला है टेबल आप फटाफट चेक कर लो कि आरो ने सही बोला है। तो वैसे आरो ने सही बोला है, तो इसके लिए एक कमेंट में आरो को थैंक्स बोला जाए कि उन्होंने हमें हेल्प किया है।
अब देखो यहाँ पे अगर किसी को नहीं आता होगा टेबल तो ऐसे बाजू में मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा कितना होता है 35, 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10, तो 105 आया। तो मतलब आरो आपने आंसर सही दिया है। अब यहाँ पे 6 से आपको डिवाइड करना है। आपके सर आपको डिवाइड भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप 6 है और यहाँ पे 105 को डिवाइड करो। 6 1 जा कितना होगा, 6 1 जा कितना होता है 6, यहाँ पे 4 आएगा और ये 5 नीचे ले लो। 6 के टेबल में 45 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 45 से छोटा नंबर कौन सा आता है? जल्दी से जल्दी से, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा यार। 6 7 जा कितना होता है? जल्दी बोलो। हाँ 6 6 जा कितना होता है? 6 6 जा 36 होता है। 6 7 जा कितना होगा दोस्तों? 42 होगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक जीरो ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ। अब 6 के टेबल में 36 5 जा क्या आता है? 30 आता है। तो फाइनली आंसर मेरा कितना आया? 17.5 यूनिट्स क्वेश्चन में है क्या, मतलब सेंटीमीटर नहीं है तो यहाँ पे यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ BQ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये क्वेश्चंस भी कवर कर दिया। अब ये होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे पैरेलल वाला फिर से आपको मिल गया क्वेश्चन। अब ये पैरेलल वाला, अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, भले वो कैसा ही पैरेलल हो। इस बार पैरेलल कैसा था? ऐसे ऐसे ऐसे, इस बार ऐसे ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। इस बार पैरेलल ऐसे ऐसे था तो आपने ये अपॉन ये लिया। इस बार पैरेलल ऐसे तो ये अपॉन ये ले लो, क्या दिक्कत है? मैं खड़ा रहूं या मैं सो जाऊं, क्या दिक्कत है? अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, पर ये वाला लॉजिक यहां काम नहीं आया। अब दोस्तों यहां पे देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला पार्ट आपको यहां पे लिख देना है AB जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है? CD को, और CD जो पैरेलल है वो किसको पैरेलल है? FE को। ये क्या आ जाएगा? गिवन। अब ये गिवन आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों? AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू FE। अब यहाँ पे ये आने के बाद आपको पता है कि बीपीटी बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन थ्योरम कैसे लिखते हैं? ये अपॉन ये, मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? AC अपॉन क्या लिखोगे दोस्तों? CE। एंड देन दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखोगे? BD, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों? BD अपॉन DF। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वही सेम। अब देखो मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, मैंने पहले ही बता दिया था मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। AC अपॉन CE और BD अपॉन DF। और अगर अच्छे से चीज़ों को करते जाओगे तो देखना इस बार बोर्ड एग्जाम में धमाल होने वाला है। इस बार बोर्ड एग्जाम में ऑल ओवर महाराष्ट्र के लगभग 90% बच्चे गिरी टूडल के ही चैनल से पढ़े, और लास्ट टाइम पे लास्ट के 1 मंथ में उनकी पूरी तैयारी करा दिया। मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया इसी चैनल पे है, पूरा का पूरा ज्योमेट्री 1 घंटे में मैंने कवर करा है, और उस वीडियो पे अराउंड 19,000 के ऊपर लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो लास्ट टाइम पे तो बहुत हेल्प करने वाला, पर अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें करते जाओगे ना तो लास्ट में देखना बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ AC कितना है दोस्तों? 12 है। द वैल्यू ऑफ CE कितना है दोस्तों? X है। एंड द वैल्यू ऑफ BD कितना है दोस्तों? 8 है। एंड द वैल्यू ऑफ DF कितना है दोस्तों? वैल्यू ऑफ DF कितना है? 4 है। तो भाई एक बार चेक कर लो, 12 अपॉन X 8 अपॉन 4, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो 12 है मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? 8 मल्टीप्लाई बाय X। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप है 5th, यहाँ पे जो अपने को फाइंड आउट करना है वो अपन अकेला रखते हैं। देन यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे दोस्तों डिवाइड में 8 है। 4 1 जा 4 2 जा। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 12 है, नीचे 2 है, और यहाँ पे X है। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू ऑफ X कितना है दोस्तों? 6 है। और लास्ट में हमें 6 तो मिल गया, और हमें लास्ट में AE का वैल्यू निकालना है। AE, ये पूरे AE का वैल्यू निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं AE का वैल्यू भी निकाल दे रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ AE के अंदर कौन से 2 पार्ट प्लस है? AC और CE। तो यहाँ पे क्या आएगा? AC प्लस CE। यहाँ क्या लिखोगे? A डैश C डैश E। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों AE दिखाई दे रहा है? AE पूरा का पूरा है। AE का वैल्यू अपने को पता है, अपने को AE का वैल्यू पूरा पता है। पता है क्या? AE का वैल्यू अपने को क्या करना है दोस्तों? निकालना है। तो AE अपन क्या करेंगे? सेम टू सेम लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ AC कितना है दोस्तों? AC का वैल्यू कितना है? 12 है।
और वैल्यू ऑफ सी कितना है दोस्तों, एक्स है, और एक्स का वैल्यू तो हमने निकाल दिया 6 है। तो फाइनली अगर मैं ए का वैल्यू निकालने जाऊं तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 18। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और यूनिट्स लिखना कंपलसरी है, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो बवाल हो सकता है। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये क्वेश्चन पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता था, बट बाद में उन्होंने इसको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में दे दिया। और आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर पैटर्न में एक्टिविटी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, और ये एक्टिविटी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो अगर आपको इन केस अगर उन्होंने ये डायग्राम दे दिया, ये दे दिया और ये नहीं दिया, तो भी आपको सम सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जो दिया है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है समथिंग, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पी क्यू जो है पैरेलल डी को, मतलब ये जो पी क्यू है वो डी को क्या है दोस्तों, पैरेलल है। अब अगर पी क्यू जो है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी को अगर पैरेलल है, देखो यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों क्यू है, और यहाँ पे क्या है डी है, और यहाँ पे क्या है ई है, यहाँ पे ई है। अब यहाँ पे ये बीच का पॉइंट ले लेने का, यहाँ पे एक्स वाला, और इसको ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे बन गया ट्राइंगल। अगर यहाँ पे ट्राइंगल बन गया तो मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये। अगर मैंने बोला है कभी भी अगर कोई भी लाइन पैरेलल है, आपको बीपीटी थ्योरम पढ़ाते टाइम बताया था, तो आपको पहले ये लिखना है, फिर ये। अब वही ट्राइंगल अगर उल्टा है, टेढ़ा है, तो भी दिक्कत नहीं है, तो आपको पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। वही अगर आप दूसरा देखोगे, दूसरा उन्होंने क्यू आर लिया है, तो क्यू आर वाले ट्राइंगल में चले जाओ। देखो क्यू आर वाला नीचे, पहले इसका हम लिख दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने जो पहला वाला गिवन है उसी को यहाँ पे लिखा है, पी क्यू पैरेलल टू डी। कहाँ से लिखा है भाई, गिवन से छापा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गिवन। ये आपने लिख दिया गिवन। अब ये गिवन लिखने के बाद रेड ले लेता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको मैंने बोला ना एक्सपी है, एक्सपी अपॉन क्या आएगा, डीपी। तो यहाँ पे एक्सपी के नीचे क्या आएगा दोस्तों, डीपी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स क्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स क्यू। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो क्यू ही दिखाई दे रहा है, तो सेम है। देखो बाय बीपीटी लिख दिया उन्होंने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब उन्होंने दूसरा गिवन उठाया होगा क्यू आर और ई एफ। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभार हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में ना आए, क्वेश्चन टाइप में आए, तो भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब यहाँ पे क्यू आर जो है, अब ये वाला पार्ट जो है इसको रफ कर दूं। अब देखो यहाँ पे क्यू आर जो है यहाँ है, इसको पैरेलल है दोस्तों ई एफ को, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ है, और यहाँ पे एक्स है, तो फाइनली यहाँ पे भी कुछ बना। अब यहाँ पे बना तो इसे आप लिख सकते हो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स आर अपॉन आर एफ। तो देखो यहाँ पे क्यू आर पैरेलल टू ई एफ है, ये क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, गिवन में दिया है। और यहाँ पे पूरा का पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आप डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स क्यू अपॉन क्या लिखोगे दोस्तों, क्यू ई। और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, एक्स आर अपॉन आर एफ। यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स आर अपॉन क्या लिखोगे, आर एफ। और यहाँ पे क्या आएगा, इसका रीजन क्या आएगा, बाय बी डॉट पी डॉट टी, ये लिखा। अब यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे तो 1 और 2 लिखा है, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड। और वैसे तो आपको पता है कि जब फर्स्ट एंड सेकंड में हम कैसे लिखते हैं, भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो ये सिस्टम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक्स क्यू अपन क्यू है, एक्स क्यू अपन क्यू ही सेम है, तो ये वाले दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल। तो मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स पी अपॉन डी पी विच इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। और अगर ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो ये एक्स पी कहाँ का है, ध्यान से देखना है एक्स पी कहाँ का है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स पी, थोड़ा कलर चेंज कर दो, एक्स पी यहाँ का है, देन डी पी यहाँ का है, देन अगर आप बात करोगे डी ई जो है एक्स आर यहाँ का है दोस्तों, और नेक्स्ट है आर एफ यहाँ का है। तो आप अगर ध्यान से बात करोगे तो ये वाले ट्राइंगल की बात चल रही है। अगर ये वाला ये अपॉन ये अगर सेम है, तो मतलब ये वाली लाइन इसको क्या हो जाएगी दोस्तों, पैरेलल। तो देखो नीचे इसलिए लिखा है। और अगर मैं लाइन पैरेलल प्रूफ करता हूँ तो वहां पे हमेशा हम रीजन क्या लिखते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आए। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जोरदार क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। स्टार मार्क दिया है, थोड़ा सा उनके हिसाब से बोल रहे हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से कैसा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी, देखो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ,
क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, तो क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है तो डायग्राम अपने को खुद से ड्रॉ करना है। हाँ। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि इस डायग्राम को हमें चेंज भी करना पड़े, तो इन ट्राइंगल एबीसी पे, इसलिए मैं पहले नहीं लिख रहा हूं। मैं पहले क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल एबीसी नहीं लिखूंगा। मैं पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा, रे बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, रे बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। अब यहाँ पे चलो मैं लिख दे रहा हूं, अगर समझो मैंने ए लिखा, यहाँ पे क्या लिखा बी लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा सी लिखा, समझो मैंने ट्राइंगल का नाम दिया, तो यहाँ पे क्या बोला, बीडी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल एबीसी का। मतलब यहाँ से यहाँ समझो मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ से ये जो बीडी गया, ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल एबीसी का। मैंने परफेक्ट बना दिया, यहाँ पे बाइसेक्टर सिंबल भी दे दूं ऐसे ऐसे। अब अगर मैं आगे पढ़ूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज द बाइसेक्ट, सी बाइसेक्ट द एंगल ए सी बी। अब यहाँ से सी जा रहा है, वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमेशा डायग्राम बनाते टाइम इसको भी सीधे पे रखना है इसके, और यहाँ पे से ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया दोस्तों, सी, ये भी। अब इसको अलग मार्किंग देना, देखो मैंने क्रॉस क्रॉस किया, मतलब ये भी बाइसेक्टर है। अब यहाँ पे हमें एक और गिवन दिया है, तो भाई इसको गिवन में लिख दो, गिवन में ये इंपॉर्टेंट गिवन है, लिख दो कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है, किसको कॉन्ग्रेंट है दोस्तों, ए सी को। ये भी हमने लिख दिया, ए बी कॉन्ग्रेंट टू ए सी। एंड देन दोस्तों अपने को जो प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ दैट, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, एडी जो है पैरेलल है, किसको पैरेलल है, बीसी को। ध्यान से अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे अगर हमने देखोगे एडी पैरेलल टू बीसी है, और पता चला अपने एडी वाला सेगमेंट ही नहीं है, तो पहले एडी वाला सेगमेंट ड्रॉ कर दो। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना जॉइन एडी, कंस्ट्रक्शन में लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। और फाइनली मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको इससे पैरेलल बताना है, मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये मिल जाए तो काम हो जाए। हाँ, ये अपॉन ये अपॉन ये मिल जाए तो काम हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपका गिवन है, पहला वो वाला गिवन ले लो। देखो मैं यहाँ पे पहला गिवन लिख रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन है इसी, मेरे को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, सॉल्यूशन इसमें से ही देखना है। देखो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। फिर मैं गिवन इन्हीं का लिख रहा हूँ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, रे, कौन सा रे है भाई, बीडी है, बीडी बाइसेक्ट लिखा तो बाइसेक्ट लिख दो एंगल ए बी सी, ये क्या आएगा गिवन। अब ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब ये पॉइंट नंबर सेकंड, अगर ये बीडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, अब मैं डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ, ये बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, ये था ए था, ये क्या था बी था, ये सी था, और ये क्या डी है। अगर ये इसको अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करो। आपको पता है मर्डर ए डी अपॉन डी सी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए डी अपॉन क्या लिखोगे दोस्तों, डी सी। फिर आप क्या लिखोगे दोस्तों, ए बी अपॉन बी सी। फिर क्या लिखोगे आप, ए बी अपॉन क्या लिखोगे दोस्तों, बी सी। तो फाइनली ये आपने लिख दिया बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, पूरा लिख दिया, डॉक्टर नहीं बनाओ, थियरम लिखते टाइम थोड़ा सा बन गया हो। देन इसके बाद अब ये लिखने के बाद अब आपको दूसरा गिवन क्या था दोस्तों, सी वाला। अब सी वाला गिवन का लिखो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्राइंगल का नाम फिर से लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रे सी ई बाइसेक्ट एंगल का नाम क्या दोस्तों, ए सी बी। अब यहाँ पे भी क्या आ गया दोस्तों, गिवन। अब ये गिवन आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में, स्टेटमेंट नंबर 4, अब फिर से देखो मैं, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये मैंने बनाया, यहाँ पे क्या है दोस्तों, सी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई है, ये ए है, और ये क्या है, बी है। अब ये है, अब इसमें आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करो, ये अपॉन ये, मतलब आप क्या लिखोगे, ए ई अपॉन क्या लिखोगे दोस्तों, ई बी। और दोस्तों फिर क्या लिखोगे, ए सी अपॉन दोस्तों क्या आएगा, बी सी। अब ये होने के बाद इसको भी हम बॉक्स बना दे रहे हैं, और यहां पे क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना। अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये दोनों में कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, भाईगिरी सिस्टम से बाहर। अब देखो आप ध्यान से, ये देखो ध्यान से देखोगे, एडी है, एडी इसमें कहीं है नहीं है, डीसी है, डीसी कहीं रिपीट हो रहा नहीं है, एबी है, एबी कहीं रिपीट हो रहा नहीं है, बीसी है, देखो हाँ
एक मिल गया, ये देखो ये जो BC है ना दोस्तों, ये BC सेम है। और अगर ये दोनों भी सेम हो जाते तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाता और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाते। तो क्वेश्चन के गिवन में चेक करो, हमको दिया हुआ है कि AB भी इक्वल है, किसको इक्वल है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे ले रहा हूं। AB जो है वो किसको इक्वल है, AC को। तो देखो मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, AB कॉन्ग्रेंट टू AC, ये कहां लिखा है दोस्तों, गिवन में। अब आप तीनों को ध्यान से देखो, तीनों स्टेप को ध्यान से देखो। अब देखो AB का भी एक पार्टनर मिल गया, BC का तो ऑलरेडी एक पार्टनर मिला हुआ है, और ये AC का भी एक पार्टनर मिल गया। तो ये सभी के पार्टनर देखो, AB जो है, ध्यान से देखो, ये देखो ये जो AB है, AB का पार्टनर यहां मिल गया, तो ये भाई सिस्टम से बाहर। BC का भाई पार्टनर है, BC भी सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। फाइनली AC ने भी अपना पार्टनर ढूंढ लिया, तो इनको भी बोल दिया जाएगा अपना पतली गली से निकल जाओ। तो जो बचे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो AD है वो किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, DC को। और यहाँ पे AE जो है EB, मतलब AD अपॉन DC विच इज इक्वल टू, AD DC को इक्वल नहीं होगा, AD अपॉन DC विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों रेशियो एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो, अगर ऐसे भी चाह रहे हो, अगर आप समझना चाह रहे हो, तो देखो ये दोनों सेम है, AB और BC जो दिखाई दे रहा है, AB और AC जो दोनों सेम है, मतलब ये पूरा का पूरा रेशियो सेम है। तो इसकी जगह पे मैं ये वाला वैल्यू जाके लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। मैंने कहाँ से लिखा, तीनों का रीजन लिखना बहुत कंपलसरी है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नहीं, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आपने ये लिखा और ध्यान से आप अच्छे से देखो, देखो आपको मिल गया होगा AD अपॉन DC, AE अपॉन EB, आपको यहाँ पे मिल गया। मतलब ये अगर आपको इस तरह से रेशियो फॉर्म में मिल गया, मतलब आपकी लाइन क्या है, पैरेलल है। मतलब यहाँ पे हमारी जो लाइन है ED जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, BC को। अब हम क्या लिखेंगे, बाय, कभी भी अगर हम लाइन पैरेलल बता रहे हैं इसके हेल्प से, तो हम लिखते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थियरम। तो वीडियो में यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पे हमारा ये 1.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई, और प्लीज़ 1 बाय 1 अपने घर पे अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट करेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.3, और ऐसे कर करके हम फर्स्ट लेसन भी कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।